सोचिए मुंबई के माटुंगा का एक मैदान है, शनिवार की दोपहर है, हल्की हल्की धूप खिली है और एक लड़का मैदान के बीचों बीच खड़ा क्रिकेट खेल रहा है। हाँ। वो कोई आम शॉट नहीं मार रहा है, मतलब वो लगातार छक्के पे छक्के जड़ रहा है। उसके चेहरे पे कोई स्ट्रेस नहीं है, अगली सीरीज के लिए सिलेक्ट होने का कोई डर नहीं है। क्या बात है। और सबसे दिलचस्प बात बताऊं, वो कोई उभरता हुआ आईपीएल स्टार नहीं है, वो एक फुल टाइम मैकेनिकल इंजीनियर है। राइट। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे ही सफर पर बात करने वाले हैं जो उस पुरानी, वो क्या कहते हैं, घिसी पीटी सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देता है कि आपको अपने पैशन और अपनी नौकरी में से किसी एक को चुनना ही होगा। बिल्कुल। और ये जो घिसी पीटी सोच है ना, ये हमारे समाज में बहुत बहुत गहराई तक बैठी है। हाँ, एकदम। मतलब बचपन से ही हमें एक बहुत ही बाइनरी सी पिक्चर दिखाई जाती है। या तो आप अपने सपनों के पीछे भागकर एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट या खिलाड़ी बनिए, हाँ। या फिर अपने अंदर के उस पैशन को मार कर एक 9 to 5 की बोरिंग लेकिन सुरक्षित जिंदगी गुजारिए। जैसे कि अब ये दोनों चीजें एक दूसरे की जानी दुश्मन हो। एब्सोल्युटली। और आज की इस चर्चा में हम जिस कहानी को अनपैक करने वाले हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स पर आधारित है, जिसका नाम है क्रिकेट से पेट नहीं भरता, एक सफर मैदान से लेकर मशीन रूम तक। हाँ, एक बहुत ही पावरफुल पीस है। ये कहानी है मुंबई की धारावी बस्ती से निकले रोहित वर्मा की। और इस डीप डाइव का हमारा मिशन ही यही है कि हम ये समझें कि कैसे एक रेगुलर स्टेबल जॉब आपके पैशन का गला नहीं घोटती, बल्कि असल में उसे जिंदा रखने के लिए एक स्पॉन्सर की तरह काम करती है। बिल्कुल, एक मजबूत फाउंडेशन देती है। राइट। तो चलिए सीधा इस कहानी में चलते हैं। शुरुआत होती है धारावी की तंग गलियों से, टेप बॉल क्रिकेट, संकरी जगह और एक लड़का जिसकी दीवार पर सचिन तेंदुलकर का पोस्टर टंगा है, एकदम एक भगवान की मूर्त की तरह। हाँ, और वो सिर्फ एक पोस्टर नहीं था, मैं कहूंगी कि वो उस पूरे इलाके के बच्चों के लिए एक एस्केप प्लान था। रोहित के जो शुरुआती दिन थे ना, वो किसी भी टिपिकल स्पोर्ट्स मूवी के फर्स्ट हाफ जैसे थे, जहाँ हीरो बस हर मैच जीत रहा होता है। एग्जैक्टली। उसके पास एक रॉ, एकदम अनफिल्टर्ड टैलेंट था। वो स्कूल टीम का टॉप स्कोरर था। सोर्स में जिक्र है उसकी एक जिला स्तर की पारी का, जहां उसने नाबाद 94 रन बनाए थे। अरे वाह। हाँ, और उसके कोच मास्टर विजय सिंह बाकी लड़कों को उसका उदाहरण देते थे। उस वक्त रोहित को लगता था कि बस क्रिकेट ही उसकी दुनिया है और वो दुनिया सिर्फ टैलेंट के दम पर जीती जा सकती है। हाँ, और उसके पिता रमेश जी, जो कि एक सरकारी क्लर्क थे, वो उसे सपोर्ट तो करते थे, लेकिन हमेशा एक ग्राउंड रियलिटी याद दिलाते थे कि खेल बेटा, खूब खेल, पर पढ़ाई मत छोड़ना। सही बात है, टिपिकल मिडिल क्लास पेरेंटिंग। बिल्कुल। लेकिन जब आपकी उम्र कम होती है और आपके बल्ले से रन निकल रहे होते हैं, तो बड़ों की ये बातें ना बैकग्राउंड नॉइज जैसी लगती हैं। कोई ध्यान नहीं देता। राइट। लेकिन रोहित के लिए असली वेकअप कॉल तब आता है जब वो राज्य स्तरीय ट्रायल्स में पहुंचता है। पहले राउंड में तो वो अपने उसी रॉ टैलेंट के दम पर सिलेक्ट हो जाता है और धारावी में जश्न मनने लगता है। हाँ, लेकिन सेकंड राउंड में सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। वहाँ वो उन लड़कों से बुरी तरह पिछड़ जाता है जो बड़ी क्रिकेट अकेडमियों से आए थे। और यहीं पर हमें रुककर इस सिस्टम को समझना होगा। राइट। रोहित का वहाँ फेल होना इस बात का सबूत नहीं था कि उसका टैलेंट कम था। राइट। ये क्लासिक केस है जहाँ स्ट्रीट टैलेंट का सीधा मुकाबला इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग से होता है। धारावी की गलियों में खेलते हुए रोहित ने अपने रिफ्लेक्सेस तो बहुत अच्छे बना लिए थे, लेकिन उन महंगी एकेडमियों के बच्चों के पास सालों की स्ट्रक्चर्ड कोचिंग थी। उन्हें पता था कि टर्फ पिच पर लेदर बॉल कैसे बिहेव करती है, उनकी डाइट मॉनिटर की जाती थी। हाँ, वीडियो एनालिसिस होता था उनका। बिल्कुल। तो जब आप एक ऐसे सिस्टम के सामने सिर्फ अपना जुनून लेकर खड़े होते हैं, तो अक्सर अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ही जीतता है। मतलब ये तो बिना हथियारों के जंग में जाने वाली बात हो गई। एकदम सही एनालॉजी है। आपके अंदर लड़ने का जज्बा कूट कूट कर भरा है, लेकिन सामने वाले के पास लेटेस्ट वेपन्स हैं और आप सिर्फ एक लकड़ी की तलवार लेकर खड़े हैं। हाँ, और वो लकड़ी की तलवार वहाँ नहीं टिकने वाली। पर एक सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये मान लेना सही है कि सिर्फ कच्चा जुनून काफी नहीं है? हम तो अक्सर सुनते आए कि अगर पैशन सच्चा हो तो इंसान पहाड़ों का सीना चीर देता है। देखिए, वो ना फिल्मों में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी बहुत निर्मम होती है। जब तक आपके पैशन को सही इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज का सपोर्ट नहीं मिलता, वो एक लिमिट के बाद ग्रो करना बंद कर देता है। रोहित ने जब ट्रायल्स में उन बच्चों की तकनीक देखी ना, तो उसे अपनी कमी दिखी। हाँ, उसे पहली बार अपनी सीमाओं का एहसास हुआ। उसके पास वो मसल मेमोरी नहीं थी जो सालों के प्रोफेशनल कोचिंग से आती है,
और जब ये रियलिटी चेक मिलता है तो वो बहुत दर्दनाक होता है। सच में सोर्स में उस रात का जो सीन डिस्क्राइब किया गया वो इसका परफेक्ट उदाहरण है। वो सीन सच में बहुत भारी है। मतलब रोहित एक अंधेरे कमरे में बैठा है, उसने खाना भी नहीं खाया है और वो दीवार पर लगे उसी सचिन के पोस्टर को एकदम खाली नजरों से देख रहा है। जिस टैलेंट पर उसे सबसे ज्यादा नाज था उसी ने उसे धोखा दे दिया था। वो अपने पिता से पूछता है, क्या मैं बेकार हूँ? किसी भी इंसान के लिए, खासकर एक युवा के लिए, ये एक मेंटल ब्रेकडाउन का पॉइंट होता है। बिल्कुल। जब आप अपनी पूरी आइडेंटिटी, अपनी पूरी पहचान सिर्फ एक चीज से जोड़ लेते हैं, जैसे रोहित ने खुद को सिर्फ एक क्रिकेटर मान लिया था। हाँ, कि मैं तो बस क्रिकेटर हूँ। एग्जैक्टली। और जब वो चीज काम नहीं करती तो आपको लगता है कि आपका पूरा वजूद ही खत्म हो गया। और ऐसे नाजुक वक्त में उसके पिता ने जो बात कही, उसने रोहित की पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा, बेटा, जो बेकार होते हैं वो ट्रायल तक नहीं पहुंचते, तुम पहुंचे। पर एक बात समझो, रास्ता बंद नहीं हुआ, बस मोड़ आया है। रास्ता बंद नहीं हुआ, बस मोड़ आया है। बहुत गहरी बात है। पर एक मिनट, हाँ, क्या इसे हार मानना नहीं कहेंगे? मतलब अक्सर लोग इस पॉइंट पर कहेंगे कि रोहित ने गिव अप कर दिया, उसने अपने सपनों से समझौता कर लिया और सिस्टम के सामने घुटने टेक दिए। क्या सच में ये एक रणनीतिक वापसी थी या फिर बस अपने पैशन को दफनाना? मैं कहूंगी कि इसे समझौता कहना बहुत ही सुपरफिशियल नजरिया होगा। मैं इसे एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट ही मानती हूँ। कैसे? देखिए, रमेश जी ने रोहित से ये नहीं कहा कि क्रिकेट खराब है या तुम खेल नहीं सकते। उन्होंने बस उसका नजरिया बदला। अच्छा। उन्होंने उस विजन को चौड़ा किया जो पैशन के अंधेपन में सिकुड़ गया था। उन्होंने रोहित को एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट दिया, एक बैकअप प्लान। बिल्कुल। और इसका असर ये हुआ कि रोहित उस डिप्रेशन में डूबने के बजाय अगले ही दिन से 12वीं की पढ़ाई और अपने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स पर फोकस करने लगा। और ये जो मेंटल शिफ्ट था ना, ये कमाल का था। उसने अपनी वो सारी एनर्जी जो मैदान पर लगाता था वो जेईई की तैयारी में लगा दी। राइट। और रिजल्ट, उसे मुंबई के बहुत ही प्रतिष्ठित VJTI कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया। अब कोई भी सोचेगा कि चलिए लड़का सेटल हो गया, अब क्रिकेट की फाइल हमेशा के लिए बंद। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो कॉलेज के हॉस्टल में आता है ना? बिल्कुल। जब उसका रूममेट पूछता है कि क्या उसे क्रिकेट का शौक है, तो रोहित का जवाब होता है, था, अब भी है, बस जिंदगी ने थोड़ा और सोचने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से रोहित के अंदर की उस क्रिकेटर का एक नया जन्म होता है। कॉलेज में उसे पता चलता है कि वहाँ भी एक क्रिकेट टीम है। वो पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर जब वो मैदान पर उतरता है तो कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ था। क्या? वो बहुत ही रिलैक्स्ड होके खेलता है। इस सोर्स में एक लाइन है जो मुझे बहुत बहुत पसंद आई, जब खेल पर रोजी रोटी का बोझ न हो तो हर छक्का ज्यादा मीठा लगता है। ओहो, क्या बात है। ये लाइन इस पूरी चर्चा का कोर है। मतलब जब आपके शौक पर आपका घर चलाने की जिम्मेदारी नहीं होती तो आप असल में उस शौक को जी पाते हैं। देखिए, जब आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने की जिद करते हैं तो अक्सर उसके साथ एक भयानक फाइनेंशियल एंजाइटी जुड़ जाती है। हाँ, पैसों का टेंशन। एग्जैक्टली। अगर रोहित फुल टाइम क्रिकेट के भरोसे रहता तो क्या होता? उसे हर मैच में ये डर सताता कि अगर आज रन नहीं बने तो कल शायद घर का किराया नहीं जाएगा या स्पॉन्सरशिप टूट जाएगी। हाँ, और ये डर क्रिएटिविटी और टैलेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन VJTI के मैदान पर रोहित को पता था कि उसका करियर इंजीनियरिंग से बन रहा है। क्रिकेट अब उसकी मजबूरी नहीं, उसकी चॉइस थी। हाँ, ये तो बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह हो गया ना। कैसे? मतलब जब तक आप पर सफल होने का, पैसा कमाने का दबाव होता है, वो प्रेशर कुकर लगातार सीटी मारता रहता है और अंदर ही अंदर फटने का डर रहता है। बिल्कुल सही। लेकिन जैसे ही आपने वो फाइनेंशियल प्रेशर हटा दिया, मतलब कुकर की सीटी से वो एक्स्ट्रा स्टीम निकाल दी, तो आपको बस खाना पकने की खुशबू आती है। अब आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं बिना जलने के डर के। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ये। जब सर्वाइवल का डर खत्म हो जाता है तब इंसान का असली फ्लो स्टेट बाहर आता है। रोहित ने कॉलेज के उन 4 सालों में जो क्रिकेट खेला वो शायद उसके ट्रायल्स वाले दिनों से कहीं बेहतर था, क्योंकि अब वो आजाद था। राइट। और ये आजादी सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं रही। जब वो ग्रेजुएट हुआ और उसे अंधेरी की एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब मिली, तब उसने इस बैलेंस को और भी प्रैक्टिकल रूप दे दिया। और यहीं से शुरू होता है रोहित का वो फेज जो हमारे बहुत से प्रोफेशनल्स के लिए ना एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल। उसकी अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब लग गई है,
अब वो उस मशीन रूम का हिस्सा है, लेकिन वो अपने अंदर के मैदान को नहीं भूला है। उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी की भी एक कॉर्पोरेट क्रिकेट टीम है जिसका नाम है बोल्ट 11। वाओ। वो हर शनिवार माटुंगा के मैदान में उस टीम के लिए खेलता है और पहले ही मैच में वो 50 रन ठोक देता है। और मैच के बाद जो बातचीत होती है वो उसके इस नए माइंडसेट को पूरी तरह से साफ कर देती है। अनिल सर वाली बात। हाँ, उसके मैनेजर अनिल सर मजाक में उससे कहते हैं, यार तू तो बहुत प्रोफेशनल खेलता है, हमने तुझे इंजीनियर बना के बर्बाद तो नहीं कर दिया। और रोहित क्या मुस्कुरा के जवाब देता है, नहीं सर, इंजीनियरिंग ने बर्बाद नहीं किया, इसी ने तो मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। ये लाइन बहुत पावरफुल है। सच में वो अपनी जॉब को अपने पैशन का विलन नहीं बल्कि उसका हीरो मान रहा है। मुझे यहाँ एक इमेज दिमाग में आ रही है। बताइए। अगर हम रोहित के क्रिकेट के इस शौक को एक खूबसूरत लग्जरी पेंट हाउस मान लें, तो अक्सर लोग इस पेंट हाउस को हवा में बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रोहित ने क्या किया? उसने अपनी इंजीनियरिंग की जॉब से, अपनी स्टेबल सैलरी से एक बहुत ही सॉलिड कंक्रीट की फाउंडेशन तैयार की। राइट। और अब उस मजबूत नींव के ऊपर उसका वो पेंट हाउस शान से खड़ा है। अगर वो फाउंडेशन नहीं होती तो वो पेंट हाउस मुंबई जैसे महंगे शहर में कब का ढह गया होता। मैं पूरी तरह से एग्री करती हूँ और इस बात का एहसास रोहित को खुद भी बहुत गहराई से था। हाँ। सोर्स में वो हिस्सा याद है जहाँ वो एक शनिवार मैच के बाद माटुंगा ग्राउंड की हरी घास पर लेटा हुआ है, पीछे से मुंबई लोकल ट्रेन की आवाज आ रही है। हाँ, वो आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है। बिल्कुल, वो सोचता है कि अगर उस दिन वो ट्रायल्स में सिलेक्ट हो गया होता तो क्या होता। वो इमेजिन करता है कि शायद वो आज भी रणजी टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए संघर्ष ही कर रहा होता, बिना किसी फिक्स्ड इनकम के, बिना किसी जॉब सिक्योरिटी के। और मुंबई में बिना पैसों के सर्वाइव करना हम सब जानते हैं कितना मुश्किल है। वो कोई सपना नहीं जी रहा होता बल्कि वो एक बहुत बड़े जुए में फंसा होता। और यहीं पर हमें सर्वाइवरशिप बायस, यानी जो बच गए, सिर्फ उन्हें देखने की जो टेंडेंसी होती है उसे समझना होगा। ये क्या होता है? देखिए, हमारी पूरी मीडिया, हमारा स्पोर्ट्स कल्चर हमें सिर्फ उन चंद लोगों की कहानियां दिखाता है जो उस जुए में जीत गए। हम टीवी पर बड़े स्टार्स को देखते हैं, वो 0.01% का हिस्सा है। राइट, जो सक्सेसफुल हो गए। हाँ, लेकिन हम उन हजारों लाखों युवाओं को नहीं देखते जो उसी रास्ते पर चले लेकिन सिस्टम के आगे, इंजरी के आगे या पैसों की कमी के आगे टूट गए, जिनका कोई प्लान भी नहीं था। एग्जैक्टली। और आज वो एक बहुत ही कड़वी और गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। रोहित ने वो जुआ नहीं खेला, उसने स्मार्ट प्ले किया। उसने अपनी इंजीनियरिंग जॉब को अपने क्रिकेट का एकमात्र फाइनेंशियल स्पॉन्सर बना लिया। जॉब एज अ स्पॉन्सर माइंडसेट, ये सच में एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है चीजों को देखने का। मतलब आपकी 9 to 5 की नौकरी कोई पिंजरा नहीं है, वो आपके पैशन को फंड करने वाली एक मशीन है। बिल्कुल। और यहाँ से एक बहुत ही डायरेक्ट और एक्शनेबल टिप निकलती है। अगर कोई काम और अपने शौक के बीच बैलेंस बनाना चाहता है तो हमेशा काम और शौक को अलग अलग दुनिया में रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप उन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप ऐसी वर्क प्लेस ढूंढ सकते हैं जहां आपके शौक को पनपने की जगह मिले। जैसे रोहित ने कॉर्पोरेट स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन कर ली। कई कंपनियों में म्यूजिक बैंड्स होते हैं, फोटोग्राफी क्लब्स होते हैं। अगर आप सही जगह हैं तो आपका वीकेंड आपके पूरे हफ्ते का स्ट्रेस उतार सकता है। ये एक बहुत ही शानदार टिप है। जब आपकी वर्क प्लेस आपके पैशन को अकोमोडेट करती है तो आप एक एम्प्लॉई के तौर पर भी बेहतर परफॉर्म करते हैं क्योंकि आप अंदर से खुश हैं। बिल्कुल। और ये जो अंदर की खुशी है ना, ये छुपती नहीं है। जब रोहित इस नई सोच और इस संतुष्टि के साथ वापस अपने घर धारावी जाता है तो उसका असर सिर्फ उस तक सीमित नहीं रहता, वो अपने पूरे कम्युनिटी पे गहरा प्रभाव डालता है। हाँ, वो दशहरे की छुट्टियों वाला किस्सा। रोहित वापस अपनी उसी पुरानी गली में है। वहाँ कुछ बच्चे पुराने टूटे हुए बल्ले और उसी टेप वाली गेंद से खेल रहे हैं। रोहित को अपना बचपन याद आ जाता है और वो उनके साथ खेलने लगता है। और फिर वो 10 गेंदों में 5 चौके जड़ देता है। वहाँ खड़े बच्चे तो बस उसे आंखें फाड़ कर देख रहे होते हैं। बच्चों को तो यही लगेगा ना कि कोई प्रो प्लेयर आ गया। हाँ, उनमें से एक बच्चा पूरी मासूमियत से पूछता है, भैया आप क्रिकेटर हो? और रोहित का वो जवाब, जो मुझे लगता है इस पूरी कहानी का निचोड़ है, वो पूरी शान और गर्व के साथ कहता है, नहीं बेटा, मैं इंजीनियर हूँ पर क्रिकेट से मुझे प्यार है। सोचिए उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होगा। उसे लगा होगा कि इतना अच्छा खेलने वाला इंसान तो पक्का टीवी पर आने वाला क्रिकेटर ही होगा। और फिर वो बच्चा पूछता है कि क्या इंजीनियर बनकर भी हम ऐसे ही क्रिकेट खेल सकते हैं? तब रोहित उसे वो सलाह देता है जो शायद हर युवा को सुननी चाहिए। क्या सलाह थी वो? वो कहता है, हाँ,
और शायद उससे भी ज्यादा खुशी से, क्योंकि क्रिकेट से पेट नहीं भरता पर क्रिकेट से ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं है। वाह। मतलब क्रिकेट आपकी आत्मा की भूख मिटा सकता है, लेकिन शरीर की भूख मिटाने के लिए आपको एक स्टेबल करियर की जरूरत है। और इसी बात पर मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि रोहित ने यहाँ अनजाने में ही सही रोल मॉडल की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। कैसे? हम आमतौर पर क्या करते हैं, हम उन बच्चों को सिर्फ इंटरनेशनल स्टार्स के सपने दिखाते हैं जो कि स्टैटिस्टिकली बहुत बहुत अनरियलिस्टिक हैं। लाखों में एक वाली बात। हाँ, और इससे बच्चों में या तो ओवर कॉन्फिडेंस आता है या फिर फेल होने पर भयंकर डिप्रेशन। आप एकदम सही कह रही हैं। अगर हम उस धारावी के बच्चे की नजर से देखें तो एक इंटरनेशनल स्टार उसके लिए चांद पर जाने जैसा है। बिल्कुल। लेकिन रोहित भैया जो बगल की बिल्डिंग में रहते हैं, जो रोज साफ सुथरे कपड़े पहनकर ऑफिस जाते हैं और वीकेंड पर आकर ऐसे गजब के चौके छक्के मारते हैं, वो एक रियल इंसान है। हाँ, वो एक बहुत ही अटेनेबल यानी हासिल किया जा सकने वाला रोल मॉडल है। वो उस बच्चे को ये बता रहा है कि यार जरूरी नहीं कि तुम भी टीवी पर आओ, तुम एक आम इज्जतदार इंसान बनकर भी अपने शौक को पूरी शिद्दत से जी सकते हो। एक समाज के रूप में हमें ऐसे ही अटेनेबल रोल मॉडल्स की जरूरत है जो युवाओं को ऑल और नथिंग के खतरनाक माइंडसेट से बाहर निकालें। बिल्कुल सही। जो उन्हें बताएं कि शौक सिर्फ पोसेशन बनने के लिए नहीं होते, वो जिंदा रहने का एक तरीका भी होते हैं। रोहित ने उस बच्चे के सपने नहीं तोड़े, उसने बस उस सपने को एक सुरक्षित और रियलिस्टिक जमीन पर उतार दिया। उसने साबित किया कि करियर और पैशन दो विरोधी ताकतें नहीं है, बल्कि ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं। करियर आपको आर्थिक आजादी देता है और पैशन आपको मानसिक शांति। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव को समराइज करें तो सबसे बड़ी सीख यही है कि अपने पैशन को अपनी रोजी रोटी की चक्की में पीसना जरूरी नहीं है। एकदम। जब हम अपनी जॉब को अपने शौक का स्पॉन्सर मान लेते हैं तो हम उस फाइनेंशियल एंजाइटी से बच जाते हैं जो अच्छे भले टैलेंट को खत्म कर देती है। रोहित का वो माटुंगा ग्राउंड का सुकून भरा क्रिकेट इस बात का सबूत है कि जब सर्वाइवल का डर नहीं होता तो इंसान अपना बेस्ट परफॉर्म करता है। और ये सिर्फ क्रिकेट या स्पोर्ट्स तक ही सीमित नहीं। राइट। ये किसी भी आर्ट फॉर्म, राइटिंग, म्यूजिक या किसी भी उस चीज पर लागू होता है जिससे आप प्यार करते हैं। जब तक आप अपने शौक से अपनी EMI भरने की उम्मीद नहीं करते, तब तक वो शौक आपको खुशी देता रहेगा। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते मैं एक थॉट देना चाहता हूँ। जी। आज के इस हासिल कल्चर में जहाँ सोशल मीडिया हमें लगातार ये सिखा रहा है कि हमारे हर शौक, हर हॉबी को हमें मोनेटाइज करना चाहिए। हाँ, कि हर चीज से पैसे बनाओ। एग्जैक्टली। उसका एक स्टार्टअप बनाना चाहिए। तो क्या हम कहीं अपने शौक से मिलने वाली असली खुशी को तो नहीं मार रहे? अगर हम इस दबाव को खुद पर से हटा लें कि हमें अपने हर पैशन से पैसे कमाने ही हैं, तो क्या हम अपने वीकेंड्स को और अपनी जिंदगी को ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे? बहुत ही उम्दा सवाल है ये। इस पर गहराई से सोचने की जरूरत तो हम सभी को है। बिल्कुल। तो अपनी उस सुरक्षित फाउंडेशन पर अपने पैशन के पेंट हाउस को ऐसे ही संवारते रहिए। आज की इस डीप डाइव में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।